गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, मौसम के मिजाज तो नरम होने की बजाय दिन ब दिन बरहम होते जा रहे हैं। 4 दिन से शहर में मानसून का सिलसिला है, लेकिन ना बादल गरजे हैं ना ही बरसे हैं और गर्मी ने जिंदगी मुहाल करके रख दी है। हालांकि महकमा मौसमियात की जानिब से बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल की पेशगोई की गई थी, लेकिन मौसम की सख्ती बरकरार है और बारिश भी अभी तक कोई अच्छी देखने को नहीं मिली। जबकि दूसरी जानिब शहर में मवेशी मंडियां 15 जुलाई तक फाल कर दी जाएंगी। बच्चों और बुजुर्गों पर मवेशी मंडी में दाखिले पर पाबंदी आयद होगी और जो लोग जाएंगे वो भी कोरोना से बचने के SOP जरूर अपनाएंगे। मवेशी मंडियों के मकामात के हवाले से भी जल्द कंफर्म कर दिया जाएगा, लेकिन तमाम मंडियां शहर से बाहर हदूद में लगाई जाएंगी। कुछ मसाल की बात करें तो महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है। आटा, चीनी, सब्जियां, फल, दालें, तमाम अशिया ख़ुरनोश महंगाई के झक्कड़ में आ चुकी हैं और करीब की पहुंच से दूर होती जा रही है। इस मामले पर भी प्रोग्राम में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, एक्सपर्ट्स की राय भी शामिल करेंगे और हुकूमती मौक़िफ़ भी जरूर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जी लाहौर में कोरोना वबा के दौरान ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियों के क़याम की इब्तदाई तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तिब्बी माहिरीन की तरफ से मंडियों के क़याम के बायस कोरोना के फैलाव में फिर तेजी आने के खदशात जाहिर कर दिए गए हैं। रिपोर्ट देखते हैं। ईद उल अजहा पर मवेशियों की खरीदो फरोख्त के लिए लाहौर में 13 मवेशी मंडियों के क़याम का मंसूबा बनाया गया है। इंतजामिया की तरफ से मंडियों में मवेशियों की खरीदो फरोख्त के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद की शुनीद भी है। दूसरी तरफ तिब्बी माहिरीन की जानिब से मवेशी मंडियों के क़याम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सामने आ रहा है। ये बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये सारे जो लोग आने जिन्होंने सारा साल जानवर पाले होते हैं वो वापस यहाँ से जाएंगे, क्लोज कांटेक्ट में आएंगे, तो देयर इज़ एवरी चांस कि वो अपने जहाँ इलाके में अभी कहीं वायरस आया नहीं है वहाँ भी ये डिजीज स्प्रेड होगी। लाहौर में मवेशी मंडियों के क़याम के लिए एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, जो 15 जुलाई तक मंडियों के क़याम को यकीनी बनाएगी। अगर लगनी है तो उसमें पूरी तरह SOPs को फॉलो करके लोगों को वहाँ पे जाना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, ठीक है, और जो गवर्नमेंट ने SOPs दिए हैं उनको टोटली इनको फॉलो करना चाहिए। ताहम तिब्बी माहिरीन को खदशा है कि मंडियों में वसी पैमाने पर शहरियों और व्यापारियों की नकलो हरकत के बायस कोरोना SOPs पर अमल दरामद आसान नहीं होगा। कोरोना वबा की सूरत हाल में मवेशी मंडियों का क़याम इंतजामिया के लिए चैलेंज की सूरत इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। हालात के पेश नज़र ही ये फैसला किया गया है कि मवेशी मंडियाँ शहर की इस गहमा गहमी से बहुत दूर लगाई जाएंगी, ताकि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद हर मुमकिन हद तक यकीनी बनाया जा सके। लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है जब हर शहरी इस हवाले से अपना फ़र्ज अदा करेगा। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। मवेशी मंडियां तो लग जाएंगी, लेकिन ऐसे में आपने एहतियाती तदाबीर का जरूर ख्याल रखना है, क्योंकि जब सब लोग अपना अपना किरदार निभाएंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देंगे, तो यकीनी तौर पर कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे जी। आजकल तकरीबन हमारी जितनी भी माएँ हैं उनके दिल में बस एक ही ख्वाहिश है कि बच्चों के स्कूल खुल जाएं। स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, खुलेंगे भी तो फिर कब खुलेंगे, SOPs क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, उन तमाम मामलात पे बात करने के हवाले से आज एक बहुत अहम मीटिंग होने वाली है। आतिफ परवेज से जान लेते हैं इस हवाले से। आतिफ परवेज, बताइएगा, स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, क्या आज फैसला हो जाएगा? बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है आज। जी, हुकूमत की जानिब से जो स्कूलों को 15 जुलाई तक बंद किया गया था, ना सिर्फ स्कूल बल्कि जो दीगर भी तालीमी इदारे हैं जिनमें कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मदारिस हैं और टेक्निकल एजुकेशन के तमाम जो इदारे हैं उनको 15 जुलाई तक बंद किया गया था। और ये कोरोना की वजह से जो है मौसम गर्मा की तातीलात दी गई थी, लेकिन अब जो है वो सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है और आज जो है बैनुल सूबाई वज़रा का इजलास होने जा रहा है। 11 बजे होगा इजलास और ये वीडियो लिंक पर इजलास होगा, जिसकी सदारत जो वफाकी वजीर शफकत महमूद करेंगे। इसमें जो है पंजाब से वजीर स्कूल मुराद रास और वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं जो है वो शिरकत करेंगे और दोनों वज़रा की जानिब से फौरी तौर पर जो है वो स्कूल और तालीमी इदारे खोलने की मुखालफत की गई है और ये कहा गया है कि अगस्त के में जब हालात बेहतर होते हैं तो तालीमी इदारे खोले जाएंगे। जो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये तजवीज़ दी गई है कि अगस्त के पहले हफ्ते में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो मरहलावार खोला जाए, जबकि जो वज़ीर स्कूल मुराद रास हैं उनका ये कहना है कि अगर हालात बेहतर होते हैं तो 15 अगस्त के बाद जो गर्मी की छुट्टियों के बाद आम सालों में भी देखा है आतिफ,
आतिफ परवेज, हमें ये बताइए कि ये जो इम्पोर्टेंट मीटिंग होने जा रही है इसमें सिर्फ वुज़रा शरीक होंगे या फिर दीगर स्टेक होल्डर्स को भी मौका मिलेगा बात उन तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारे प्राइवेट स्कूल्स के जो मालिकान हैं वो भी मुसलसल गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं कि स्कूल खोले जाएं, क्या उनसे बातचीत होगी? जी, ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो वुज़रा होते हैं या सरकारी ओहदेदारान होते हैं, निजी स्कूलों और दीगर स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल नहीं किया जाता। पहले उनसे मुशावरत की जाती है, लेकिन इस हवाले से हमेशा ही जो निजी सेक्टर है उसकी जानिब से ये खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो इज़हार किया जाता है कि उनको जो है वो मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता है। तो आज भी जो ये इजलास होने जा रहा है जिसकी सदारत शफ़क़त महमूद करेंगे वफाकी वज़ीर तालीम, तो उसमें जो है वो दीगर स्टेक होल्डर्स तो नहीं शामिल, जिसमें सिर्फ वज़रा होंगे और जो सेक्रेटरीज होते हैं महकमा जात के, उन्होंने शिरकत करनी है और वो अपनी तजावीज़ पेश करेंगे और तजावीज़ का जो है वो जायजा लिया जाएगा। तो SOPs जो दोनों डिपार्टमेंट जो पंजाब के ठीक है। आतिफ परवेज, अब हमें ये बताइए कि हमारे पंजाब के वज़ीर तालीम क्या तजावीज़ देने वाले हैं, ज़राए क्या बता रहे हैं? जी, अगर पंजाब के दोनों डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो जो 15 जुलाई के फौरी बाद तो जो इदारे खोलने की मुखालफत ही की जाएगी। अगस्त में जो है वो तजवीज़ है कि अगस्त में इदारे खोले जाएं और पहले मरहले में जो है वो हायर एजुकेशन के इदारे जिनमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, इनको खोलने की तजवीज़ दी जाएगी, ये जो ज़राए का कहना है। और इस पर भी बाकी जो दीगर सूबे हैं उनकी सूरत हाल को भी देखा जाएगा। और हमने जैसे ओवरऑल कोविड की सूरत हाल देखें तो कुछ बेहतरीन नज़र आ रही है और ट्रेंड जो है वो रिकवरी ज़्यादा हो रही है और मरीज जो है वो अब कभी कम होते हैं और कभी ज़्यादा होते हैं। तो ये सूरत हाल है जिसको देखते हुए जो ज़राए का कहना है कि हायर एजुकेशन जो है वो यही तजवीज़ देगा कि अगस्त के पहले हफ्ते से तालीमी इदारे जो हैं उनको खोलने की जो है वो तैयारी की जाए, जबकि स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो 15 या 17 अगस्त से जो है तालीमी इदारे स्कूल खोलने की जो है बात की जाए। और इस हवाले से ज़राए ने हमें ये भी बताया है कि जो वफाकी वज़ीर तालीम है शफ़क़त महमूद, उनके ज़हन में या उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी ही तैयारी है। बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बताया कि ज़राए की जानिब से ये खबर आई है कि 15 जुलाई को तो लग रहा है कि तालीमी इदारे खुलना मुमकिन नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अगस्त के मिड तक जो तालीमी इदारे हैं उनको ज़रूर खोल दिया जाए। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आएंगे तो बात करेंगे महंगाई के तूफान के हवाले से। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे खूनी खेल PUBG के हवाले से। गुज़िश्ता 2 हफ्ते में मुसलसल कई प्रोग्राम हम इस पर कर चुके हैं, जिसमें महकमा पुलिस की जानिब से यकीनी तौर पर उनकी काविशों को भी मैं खूब सराहूंगी। गुज़िश्ता माह जून में 3 नौजवान जो कि खुदकुशी कर चुके हैं और जो तहकीकात की गई हैं उससे ये मामला सामने आया कि ये नौजवान मुसलसल PUBG गेम खेलते थे और एक नौजवान तो ऐसा भी था जिसने खुद को फंदे से लटका लिया, पंखे से लटका लिया और साथ जो मोबाइल पड़ा था उस पर PUBG गेम चल रही थी, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी। महकमा पुलिस की जानिब से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। उन्होंने PTA को भी खत लिखा, FIA को भी खत लिखा कि मुसलसल नौजवान इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं और इस तरह के गेम्स खेलकर खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। तो ऐसे में आखिरकार PUBG गेम पर पाबंदी आयद हो गई, लेकिन वो पाबंदी आयद होना बिल्कुल ऐसा ही है कि मिसाल मेरे जहन में आ गई है कि नाक से उतारा और मुंह पे लगा दिया। यानी कि प्रॉक्सी वेबसाइट्स मौजूद हैं, जिन्होंने गेम खेलनी है, जो कि इसकी लत में मुब्तला हो चुके हैं, वो अभी भी VPN नाम की प्रॉक्सी वेबसाइट्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए बाआसानी उनकी रसाई अभी भी PUBG गेम पर है और वो लोग आराम से खेल रहे हैं और उनको नहीं मालूम कि उनके लिए ये कितना बड़ा खदशा हो सकता है। माहिर नफ्सियात से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से कहा गया है कि जितनी भी ये पुरतशद्दुद गेम्स हैं, ये खेलने से यकीनी तौर पर इंसानी जहन पर मनफी असरात मुरतब होते हैं और PUBG गेम में भी ऐसा ही होता है। एक मिशन के तहत ये गेम खेली जाती है, ऑनलाइन खेली जाती है, इसलिए आप उस गेम को छोड़कर अपना कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप काम करने के लिए उठेंगे, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते, आप उसको पॉज नहीं कर सकते। करेंगे तो आप हार जाएंगे, आपकी गेम खत्म हो जाएगी और दूसरे लोग जो हैं वो आपको मार गिराएंगे। और मुसलसल उसमें जो मुख्तलिफ तरह की असलहा है, गन्स हैं, बंदूकें, उनका इस्तेमाल हो रहा है। ये तमाम चीज़ें माहिर नफ्सियात भी बता चुके हैं कि इंतहाई ख़तरनाक है। बात करेंगे जी ये प्रॉक्सी वेबसाइट्स होती क्या हैं, लोगों की इतनी आसानी से कैसे रसाई हैं,
ये क्या फ़ायदेमंद भी होती हैं या सिर्फ लोग इसी तरह के कामों पे इसका इस्तेमाल कर लेते हैं? इन तमाम मामलात पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी मोहम्मद आसिम है, पंजाब यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, वेब मास्टर हैं आप, IT एक्सपर्ट हैं, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं आप, साइबर क्राइम विंग FIA से आपका ताल्लुक है, आपको भी सब प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आसिफ, सबसे पहले हमें बताइए कि पहले जब महकमा पुलिस की जानिब से ये मामला उठाया गया तो FIA ने कहा कि हम खुद आपके डोमेन में नहीं आता, पाबंदी नहीं लग सकती जब तक PTA ना चाहे। अब पाबंदी तो लग गई है, तो अब इसकी जो प्रॉक्सी वेबसाइट्स हैं उससे तो बच्चे खेल रहे हैं, क्या उस पर आप पाबंदी लगा सकते हैं या फिर वो भी अब आपकी डोमेन में नहीं आता? देखिए, पहली चीज तो ये मैं कहना चाहूंगा कि किसी गेम को ब्लॉक करना जी या किसी वेबसाइट को रोकना ये FIA का डोमेन नहीं। हम हैं काम कर रहे हैं बीइंग लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, तो इसमें यह है कि ये डेफिनेटली आप अब सबको पता है कि ये PTA का डोमेन है और PTA ने ही उसको ब्लॉक करना है। बाकी ये जो दूसरी चीज है, ये जो इंटरनेट की वर्ल्ड है ना, ये आप इसको आइडियली जिस तरह से आप चीजों को इसको रोक दें, इसको चला दें, इसको यहाँ कर दें, ये इस तरह से नहीं चलती। ये उस तरह से इसमें इसका भी कानून है, इस पे भी पूरी दुनिया के अंदर जो है लेजिस्लेशंस हो चुकी हैं, साइबर क्राइम के लॉज हैं। बट अब जैसे ये PUBG की बेसिकली जिस तरह से ये PUBG की बात हो रही है और जो VPNs यूज कर रहे हैं, ये ओपन है पूरी दुनिया के अंदर, ये आप इसको ब्लॉक कर ही नहीं सकते। इसका ये नहीं आप कह सकते कि ये IP VPN का है और ये VPN का नहीं है। अच्छा, FIA भी नहीं कर सकता और PTA भी नहीं कर सकता, इसको किया ही नहीं जा सकता। बहुत सारी ऐसी चीजें देखें, इसको मिनिमाइज आप कर सकते हो, यानी आप एक चीज को, जैसे अब आपकी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट की वेबसाइट्स हैं, अब PTA ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको ब्लॉक कर दिया है, बट अभी भी पाकिस्तान के अंदर ओपन हो रही हैं। नए नाम से एक बंदा बना देगा, कंटेंट चेंज कर देगा, उसका ऊपर जो URL है वो चेंज कर देगा, तो ये वो दुनिया है इंटरनेट की जिसको आप मुट्ठी के अंदर नहीं कर सकते। इसमें कुछ चीजों को आपको बर्दाश्त करना, हाँ, इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है बच्चों को एजुकेट करना। यानी मैंने ये देखा है, हमें 10-12 साल हो गए ये साइबर क्राइम को एनफोर्स करते हुए, वो काम जो पेरेंट्स के करने वाले हैं वो भी हमने रियासत के जिम्मे डाल दी कि ये रियासती इदारे हमारे से उन चीजों का क्वेश्चन भी किया जाता है जो माँ बाप की जिम्मेदारी है। चलिए इस पे भी बात करते हैं। आप IT एक्सपर्ट हैं, इन्होंने एक तो हमें बताइए कि ये प्रॉक्सी साइट्स होती क्यों हैं, किस मकसद के लिए बनाई जाती हैं, और जैसा कि आसिफ साहब ने कहा कि ऐसा ही है, मुमकिन ही नहीं है कंट्रोल करना। इसमें आप VPN जब यूज करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट समझना सबसे पहले जरूरी है। VPN बेसिकली एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि आपकी लोकेशन को चेंज कर देता है। अगर आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं तो दरमियान में राउटर है और सर्वर है जिसके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है। VPN क्या करेगा कि एक और बैरियर बीच में खड़ा कर देगा जिससे वो आपकी लोकेशन को चेंज कर देगा। अच्छा, अब इसके कुछ प्रोज है, कुछ इसके कॉन्स है। जो इसके प्रोज हैं, आजकल के दौर में आपने देखा होगा, अगर आप फेसबुक के ऊपर कोई चीज सर्च करते हैं तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, वेबसाइट, हर जगह पे आपको उसके एड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर लिया जाता है इन द शेप ऑफ कुकीज, इन द शेप ऑफ आपने जो जो चीजें सिलेक्ट की हैं, क्लिक की हैं। VPN क्या करता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करता है। ये इसके प्रोज है। अब कौन वाली साइट के ऊपर, जिस तरह इन्होंने बताया कि हमारी कुछ साइट्स है जो ऑब्जेक्शनेबल है, वो प्लस दिस गेम्स, हमारी जो PTA अथॉरिटी है ये एक IP को ब्लॉक कर देते हैं कि इस जगह पे ये चीज ओपन नहीं होगी। बट जब आप उस कंट्री का IP ही चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका एक्सेस हो जाएगा। इसको रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जो आपके सिस्टम्स हैं उनको इनहांस करना पड़ेगा, आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। ये डेफिनेटली USA के अंदर इसके ऊपर काम हो रहा है, वहाँ पे इन चीजों को ब्लॉक किया जाता है। चाइना में हो गया, जनूबी कोरिया में हो गया, वहाँ पे PUBG या फिर कोई भी ऑनलाइन गेम है वो रात 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक नहीं खेली जा सकती, बच्चे नहीं खेल सकते। जी बिल्कुल ऐसी है, जी बिल्कुल ऐसी है। इसके अलावा कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जिस तरह आपकी ऑब्जेक्शनेबल साइट्स हैं उनके कीवर्ड्स हैं जिनको आप ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन अगेन उसके लिए आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आपकी जो स्किल सेट है वो उस लेवल का होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे पास उस तरह का ना तो टेक्नोलॉजी है ना स्किल सेट है। हम लोग जो भी चीज ले रहे हैं, हम लोग एक कह लें कि एज अ वेंडर नहीं है, हम लोग एज अ रीसेलर उसको यूज कर रहे हैं। सो वी नीड टू क्रिएट अवर ओन एप्स जिसके थ्रू हम लोग प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस लगा सकें। अच्छा आसिफ साहब, ये इन्होंने बताया है कि क्या ऐसा ही है, आपको लगता है, आपके इदारे को लगता है कि हमारे पास
कोई सिस्टम अपग्रेड नहीं है या उसको करने की ज़रूरत है, या बाकायदा हमारे पास कोई मॉनिटरिंग वाला मामला नहीं है कि हम मॉनिटरिंग करते रहें कि अगर ऐसी साइट्स किसी और नाम से बनाई जाती हैं, चेंज किया जाता है, तो उनको भी मुसलसल ब्लॉक किया जाए। देखिए मैं तो बड़ी रियलिस्टिक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज कर दिया जाए। बिल्कुल, मैं तो इसको बड़ी रियलिस्टिक बात करूंगा। चीज़ों पे बैरियर्स, ये इंटरनेट की वर्ल्ड में आप बैरियर लगाते हो, वो क्रॉस कर लेता है। ये है सारी कोडिंग की दुनिया। एक बंदा कोड बना के बैरियर खड़ा करेगा, दूसरा बंदा उसको बाईपास कर देगा, और ये चलता आ रहा है, चला आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ माजरत के साथ बैरियर्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि हर बंदे की रसाई होती है। नहीं, जो उन्होंने बात की ना, बड़ी देखें, रियलिस्टिक बात ये है कि कोई भी अब फेसबुक है, इंस्टा है, यानी वो वेबसाइट्स जो मिलियंस जिनके ऊपर आपके यूजर्स हैं, हॉटमेल था किसी टाइम पे, जीमेल है, गूगल है, सब अमेरिकन है। अब क्या हम बात तो कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी इस तरह का कोई डोमेन बनाए जिसके ऊपर ट्रैफिक लाए, जिसको पूरी दुनिया में अभी तो आइडियलिस्टिक बात, बिल्कुल इनकी आसिम साहब की बात ठीक है कि हम जो हैं वो यूजर जरूर हैं, क्रिएटर नहीं है। लेकिन ये हमें अभी देखें, अच्छा है कि हम उस साइड पे चले जाएं, लेकिन अभी क्योंकि फील्ड में काम कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा काम होने वाला है। यहाँ पे लॉज बने, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे पीछे नहीं है हम, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इवन जो ISPs हैं, जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, जिनके पास ये लॉग्स होते हैं कि कौन सा यूजर कहां पे जाके, मतलब हमारे पास चीजें ऑर्गेनाइज्ड नहीं है बहुत सारी, जो बेसिक चीजें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। हमारे सॉफ्टवेयर अपग्रेड हों, हमारी जो यानी उनको चलाने वाले इदारे हैं। तो क्या हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, फिर मसला क्या है, या हमारी तरजीहात नहीं है? बजट तो हर जगह पे कम होता है, ये तो आपको भी पता है, ये तो रोज की बात। आसिफ साहब, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इसके पीछे तबाह होती जा रही है। 3 खुदकुशियों की कहानी आपने भी यकीनी तौर पर पढ़ी है कि वो मोबाइल पे गेम्स चल रही हैं और बच्चे इतने डिप्रेशन में चले गए हैं कि हार की वजह से या फिर चिड़चिड़ेपन की वजह से कि वो इस तरह के काम। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें एक चीज है कि 16 ईयर्स से नीचे का बच्चा खेल नहीं सकता, ठीक है? 16 साल के छोटी उम्र के बच्चे खेलते कैसे हैं? पेरेंट्स, मेरे एक दोस्त हैं, 2 बेटे हैं उनके, मैंने उनसे पूछा, बच्चों आप दोनों में से PUBG कौन ज्यादा खेलता है? कहते बाबा खेलते हैं। अब जहां पे बाप PUBG खेलेगा, आप बच्चों को कैसे रोक सकते हो? और होता क्या है, बच्चे बाप के मोबाइल को यूज करते हुए खेलते हैं। यानी बच्चे जब उसको रजिस्टर करना पड़ता है, उसको आपका कोई ना कोई गूगल अकाउंट या कोई भी अकाउंट से आप लेके जाके उसको रजिस्टर करते हैं। उसके बाद उसको मैं आपको बताऊं कि हम फिर वही बात, मैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं क्योंकि FIA का ये डोमेन नहीं है किसी को ब्लॉक करना, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बात कर रहा हूं। ठीक है, मैंने सर्विस FIA में मुझे 10-12 साल हो गए। गेम्स को ब्लॉक करने की बजाय हमें इनको रेगुलेट करना चाहिए, चीजों को पेरेंट्स के लेवल पे, जहां उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम स्ट्रेट अवे चीजों को। आसिफ साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर 50% हम हुकूमती इदारों पर जिम्मेदारी आयद करते हैं तो 50% जिम्मेदारी मेरी और आपकी भी है कि हमारे आसपास जो हमारे प्यारे इस खूनी खेल में मुलविस हो रहे हैं उनको मना किया जाए। मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि सोशल मीडिया की बात कर ली जाए, उनके पाकिस्तान में ऑफिसेज नहीं हैं, वो खुलेआम चल रहे हैं, जिसकी मर्जी है। इतनी बड़ी मार्केट पाकिस्तान उनको दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं मिल रहा उसके। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में किसी भी सोशल मीडिया, आप फेसबुक ले लें, गेम्स के साथ भी यही मामला है जी। और जबकि इनकी डेवलपमेंट पाकिस्तान में दुनिया में 3रे नंबर के ऊपर हो रहा है। गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट है उसमें हम लोग 3रे नंबर पे आते हैं। हमारे स्टूडेंट्स, IT के स्टूडेंट्स, हमारे जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, इनमें जो आपका वर्कलोड होता है, अगर उसको बाइसेक्ट करें आप, तो 3रे नंबर के ऊपर हम लोग गेमिंग्स के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे होते हैं। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी हुकूमत इसको पुश नहीं करती है। ना यहाँ पे ट्विटर का कोई ऑफिस, ना फेसबुक का, ना गूगल का, ना किसी और कंपनी का। जब आप उन लोगों को यहाँ पे लेके आएंगे, लोगों में शऊर होगा, लोगों में अप्रोच हो, गिव एंड टेक की पॉलिसी हो जाएगी ना। एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए आसिम साहब कि ये PUBG गेम आपने खेली वैसे? जी। खेली आपने? यूजर है रूटीन के या वैसे खेल के देखी? जस्ट फॉर द इंटरफेस, जस्ट फॉर द टेक्नोलॉजी नो हाउ। और इसकी जब हमने न्यूज आई तो फिर उसको स्टडी किया कि इसमें ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से लोग इतना एडिक्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आपको लगा कि आपने 2-3 दिन खेली हो और उसके बाद आपका दिल चाह रहा हो कि भाई अब तो मुझे खेलनी है, अब तो मैं
एक अच्छा टाइम पास है, और दूसरा ये कि इस पे कोई पैसे वैसे भी लगते हैं, मुझे ये भी मालूम हुआ है कि कुछ आपको खर्च भी करना पड़ता है, फिर आप इस गेम तक रसाई हासिल करते हैं। जी, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इसके अंदर जो है आप पैसे दे के चीट्स भी ले सकते हैं, आप डिफरेंट फैसिलिटीज हैं जो उसके अंदर आप अवेल कर सकते हैं, डिफरेंट स्टेजेस के अंदर आपको डिफरेंट गैजेट्स मिलते हैं। पैसे की बात ये हर एक जगह पे होती है, हर एक गेम के अंदर होती है। जो बात है एडिक्शन की, वो किस लेवल के ऊपर आती है। इसके अंदर आप लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, 3-4 लोग एक साइड पे हैं, 3-4 लोग एक दूसरी तरफ हैं, 100 पीपल्स एट अ टाइम ये खेल जी। अब वो एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेशन होती है तो उसमें एक इमोशनल एलिमेंट आ जाता है बीच में। उस कम्युनिकेशन, बाकी की जो गेम्स है उनमें आप ऐसे वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, आपकी चैट्स आ रही होती हैं, आप इस तरह से वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से इमोशनल लेवल जो है हाई हो जाता है, और फिर वो गेम के अंदर आप घुसते चले जाते हैं। जिस बात के ऊपर सुसाइड हुए, में से 2 स्टोरीज जो मैंने पढ़ी थी उनके ऊपर ये था कि उनको रोका गया था खेलने से। बिल्कुल ऐसा ही है। और उनके भाई, उनके पेरेंट्स बता रहे हैं कि ये हर वक्त खेलते हैं, जब इनको रोकते हैं तो ये बदतमीजी करते हैं, इस तरह का मामला होता है। अब जब रोका तो उन्होंने कहा कि अब खत्म, फिनिश। जी, ये बिल्कुल ऐसी है कि 4 दोस्त इकट्ठे बैठे और उनको कोई बड़ा आके डांटे के भी तुम इनमें से उठ के आ जाओ, तो वो एक इमोशनल चीज ले ली उन्होंने, जिसकी वजह से उन्होंने ये हरकत की। बट अगेन आई विल एम्फसाइज, और इनको मैं इसी बात को आगे एग्री करूंगा कि गेमिंग दुनिया में दूसरे नंबर पे, टॉप पे है इंडस्ट्री। आफ्टर हॉलीवुड मूवीज गेमिंग इंडस्ट्री है सेकंड नंबर के ऊपर, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से और यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम इसको ब्लॉक नहीं कर सकते, करना ही नहीं चाहिए इसको ब्लॉक, लेकिन इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जरूर सेट करने चाहिए। आसिफ साहब, ब्लू व्हेल भी तो ब्लॉक हुई ना, ब्लू व्हेल पे भी तो पाबंदी लगी, उसका भी कुछ ऐसा ही मामला था, या फिर हम लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि इंटरनेशनली कोई बड़े ममालिक, कोई तरक्की याफ्ता ममालिक कोई इस तरह का कदम उठाएं तो हम भी फिर उनको देखा देखी उठाएं। ब्लू व्हेल का जरा सिनेरियो और था, उसमें वो मतलब आपसे छत पे से छलांग भी लगवा सकते हैं, उसमें तो डेयरिंग है। हाँ, इसमें ये चीज़ ज़रूर है, मैंने इसको थोड़ा सा देखा है, इस गेम को खेल के भी देखा है, वैसे भी देखा है नॉलेज के लिए। ये बच्चों को खेलनी नहीं चाहिए, ये मैं बिल्कुल आपके साथ इस बात पे मुत्तफिक हूँ कि आप 4 या 5 लोग ग्रुप बना के, और आप उनको जानते भी नहीं है, दूसरे कोई बरतानिया से बैठा है, कोई कहीं से बैठा है, आप उनको कह रहे हो यार मुझे ये गन मुझे पकड़ाना, मुझे गन चाहिए, वो कह रहा है जी मुझे वो यानी असला जो है वो आप ले दे रहे होते हैं, आपके ज़हनों में बैठ वो मतलब ये है तो गेम, बट वही बात है कि इसलिए उन्होंने 16 ईयर से बिलो के बच्चों को अब इस चीज से खेलने से मना किया। और मैं बड़ा मतलब बीइंग अ मेंबर ऑफ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, मुझे इस चीज का बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है कि जब बच्चा यहाँ पे इस चीज में पड़ेगा कि वो असले को यूज करना और उसको शौक होगा, तो रियल लाइफ में भी वो कोशिश करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये इसको, लेकिन फिर वही बात, जो लोग 16 ईयर से ज्यादा हैं, जो एडिक्ट नहीं है, देखिए अल्लाह माफ करे, जान तो एक बंदे की भी नहीं जानी चाहिए ना, वो क्वेश्चन आया ही इस वजह से। आपकी ये भी बात ठीक है कि अगर ये चीज ना होती तो शायद हमें इसका पता ही ना चलता, बट ये चीज है कि वो जो 25 लाख कमोबेश लोग जो इसको खेल रहे हैं इस वक्त दुनिया के अंदर, 25 लाख में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनका बिजनेस है ये खेलने वालों का। एक तो वो जो आसिम साहब बात कर रहे हैं कि इसको बनाना एक इंडस्ट्री है, इसको खेलना भी अर्निंग ऑफ मनी। और पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर्स हैं पबजी के जो इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेल सकते हैं और खेल रहे हैं, लेकिन हमें बच्चों को रोकना है इससे, ये बिल्कुल जरूरी चीज है। और फिर आसिफ साहब ऐसा भी तो है ना, ये 3 केसेस तो लाहौर में रिपोर्ट हो गए, चले पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, बड़ा अच्छा मामला उठाया उन्होंने, ये तो हो गए रिपोर्ट, लेकिन हो सकता है ना जाने कितने केसेस पाकिस्तान में हो या फिर दूसरे ममालिक में हो जो रिपोर्ट ही ना हो रहे हो। जी बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, वैसे इस सिनेरियो में वही बात है कि प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं। हम मतलब बात करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की, जिस तरह से सरेआम फायरिंग के वाकयात वहां पे होते हैं, अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि पता नहीं उसमें पबजी का कितना हाथ है। हम आए दिन सुनते हैं कि अमेरिका के अंदर स्कूल में फायरिंग हो गई, कॉलेज, यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ये अफेक्ट किस चीज का है, ये तो डेफिनेटली उन्होंने रिसर्च की होगी। ये जो बच्चे, जो स्कूल के बच्चे अगर पबजी खेलेंगे, जो मैंने इसको देखा है, वो उनके लिए मेंटली और उनके फ्यूचर के लिए अच्छा फिर टाइम भी तो देखे ना कि 5 घंटे का पबजी ने इस पे 5 घंटे का से ज्यादा खेलने पे बैन लगा दिया। और 5 घंटे बहुत टाइम, 5 घंटे देखें, 24 में से 5 घंटे कितनी परसेंटेज? अच्छा मुझे ये बताइए इसका हल क्या है, FIA के हाथ में क्या है, आप क्या कर सकते हैं?
देखिए FIA का ऑफिशियली तो इसमें कोई इस तरह का रोल नहीं है कि आप जो है ये PUBG को बैन करें, PUBG खेलने वाले को ये लेजिस्लेटर्स बना दें कि PUBG खेलना इलीगल है। हम आपको लाइन लगा देंगे, लोगों की जो खेलेंगे उनको लाइन लगा देंगे कि ये लोग जो हैं ये इलीगल काम करें। जब लेजिस्लेशन में इसको खेलना इलीगल नहीं है, हमने तो लॉ एनफोर्स करना है ना, बीइंग लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी। हाँ, बट एक चीज जरूर है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए और खास तौर पे इस चीज को प्रमोट करने के लिए कि हम अपने मुआशरे के हिसाब से गेम्स बनाएं, गेमिंग इंडस्ट्री को यहाँ पे हम उनको एनकरेज करें, उसके लिए लॉज बनाने जरूरी हैं। आसिम, आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत सारी ऐसी गेम्स भी हैं जो कि आपकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है। बच्चों को उसको खेलने को कहा जाता है कि ये बच्चे इस तरह की गेम्स खेलेंगे तो ये फ्रेश भी रहेंगे और ये ज़हीन भी हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह की अब हमारी स्कूलिंग आ गई है तो उसमें बच्चों को बाकायदा गेम्स खिलाई जाती हैं फॉर देयर लर्निंग पर्पसेस। अब जहां तक बात इन गेम्स की है, इसमें इमोशनल एलिमेंट बहुत ज्यादा है, हमें इसको थोड़ा सा कम करना होगा। आइदर वी हैव टू पुट सम चेक जिसके ऊपर आप उसकी ऑडियो को बंद कर दें, कम्युनिकेशन लाइंस को बंद कर दें, जिस तरह 5 घंटे की लिमिट है उसको लेके 1 घंटे पे ले आए, सो दैट कि ये कम हो, एडिक्शन ना बने लोगों की। जहां तक आपने बात की दूसरी गेम्स की, तो इसी तरह की बहुत सारी और गेम्स भी हैं, बट उनके ऊपर वो रिस्पॉन्स नहीं आया, किसी ने उसके ऊपर सुसाइड नहीं किया। द रीजन इज दिस कि उसके ऊपर इमोशनल खेला भी कम जाता है जी, और उसके ऊपर इमोशनल अटैचमेंट बहुत कम है। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं तो वो एक इमोशनली बॉन्डिंग बन जाती है, जिसके ऊपर आपकी ईगोज आ जाती हैं और जिसकी बेस के ऊपर लोग डिफरेंट स्टेप्स उठाते हैं। हमारे पाकिस्तान में बहुत काम हो रहा है गेमिंग के ऊपर, हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउस गेम्स को डिजाइन कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज। बट यहाँ के जो अपने हमारे बच्चे हैं उनके लिए ना इतना फोकस किया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हमारे किंडरगार्टन या हमारे जो जूनियर बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ इस तरह की गेम्स बनाई जाए कि उनकी लर्निंग अच्छी हो। इसी तरह अपर क्लास के ऊपर जाके जो हमारे टीनेजर्स हैं उनके लिए भी कुछ लोकल गेम्स बनाए, और हम बना सकते हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स हैं। अगर हम बाहर के लोगों को बना के दे सकते हैं तो व्हाई नॉट फॉर अस। ठीक, यानी इसका मतलब है जो हमारे लोग काम भी कर रहे हैं उनको पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं मिल रही, इसलिए वो बाहर वालों को सर्व कर रहे हैं जी। अच्छा, FIA तो आपने बता दिया कि भाई हमारे तो हाथ खड़े हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। PTA कुछ कर सकता है? कवानीन क्या है? नहीं, हम कर सकते कि मैंने आपने तो कह दिया कि भाई ये कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, हमने चलना होता है। FIA लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, हमें लेजिस्लेशन करके दे दें, ठीक, हम वो काम अभी जो हमारे पास है वो हम कर रहे हैं। बट एक चीज है कि देखें, PTA ने ब्लॉक तो कर दिया है उसको, पूरी दुनिया के अंदर ब्लॉक, बस नेपाल में ब्लॉक हुई, इंडिया में कुछ टाइम के लिए हुई, इराक में हुई। अब आप वो कंट्रीज देख लें कि जहां पे इसको ब्लॉक किया गया। मैं इस चीज के हक में हूं कि इसको ब्लॉक करने की बजाय इसको रेगुलेट करना चाहिए। PTA ही ऐसी बॉडी है हमारे पास जो इसको ब्लॉक कर सकती है। परमानेंटली ब्लॉक करना है या इसको खोलना है, ये रेगुलेट करना है या एग्जैक्टली। और दूसरी चीज ये है कि गेमिंग इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए मुझे चांस मिल गया बोलने का। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बड़ी स्ट्रगल कर रही है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, लाखों लगते हैं, डॉलर्स लगते हैं और एक सॉफ्टवेयर तैयार होता है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन एक सॉफ्टवेयर, उसको अगर कोई उसका कोड चोरी कर लेता है या सॉफ्टवेयर कॉपीराइट, यहाँ पे लॉ तो है, सालों लगते हैं उसको रजिस्टर करवाने में। बिल्कुल आसिफ साहब, उसके लिए काम होना चाहिए। बहुत अच्छे ज़हीन लोग मौजूद हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर जब उनको मौका नहीं मिलता तो वो अपनी सर्विसेज बैरून मुल्क लोगों को फराहम करें। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। FIA की जानिब से तो कहा गया है कि गेम को रेगुलेट होना चाहिए, लेकिन इस पर मुकम्मल पाबंदी PTA के हाथ में हो सकती है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ महंगाई के हवाले से और आज आपको सुनाएंगे बादशाहों के दौर से इमरान खान के दौर की महंगाई की दिलचस्प कहानी। आज से करीबन 1 सदी पहले मुदीर आगा शायर कज़लबाश दहलवी के रिसालों में छपने वाले एक रिसाले में अकबर के दौर में इजनास की कीमतों के मुताबिक उस दौर में कल्ला इजनास के दाम कुछ इस तरह से थे कि गंदम 4.5 आने मन थी, चावल 8 आने में मन मिल जाते थे, प्याज 2.5 आने में मन मिल जाता था, जबकि घी 2 रुपए 10 आने में मन तक मिल जाता था। इसी तरह दीगर अशिया भी चंद आनों में दस्तयाब होती थी। उसके बाद
अंग्रेज दौरे हुकूमत के आगाज में तो बुनियादी फूड आइटम सस्ती थी, मगर उसके बाद से महंगाई की शरह में इजाफा ही देखा गया है। महंगाई कम करने के दावे तो पाकिस्तान बनने के बाद से तमाम सियासी जमातें और सब हुकूमतें करती दिखाई दी, मगर आज तक कोई भी हुक्मरान महंगाई के जिन को काबू ना कर सका। फिर चाहे रोटी कपड़ा मकान का नारा हो या गरीबों को इंसाफ और उनका हक दिलाने के वादे, ये तमाम दावे महज वोट लेने तक महदूद हो चुके हैं। गरीब इंसान तो आज भी महंगाई के चक्के में पिस रहा है, जबकि हुकूमतें तो बदलती गईं लेकिन गरीब की किस्मत ना बदली और हर गुजरते दिन के साथ गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। मौजूदा दौरे हुकूमत की बात करें तो लोगों को तब्दीली की उम्मीद भी थी और इसी सहारे पीटीआई गवर्नमेंट को मुंतखब किया गया था कि शायद मुल्क में खुशहाली आ जाए, मगर हुकूमती इदारे ही हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल रहे हैं। विफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल महंगाई की शरह 8 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। विफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून को खत्म होने वाले गुज़िश्ता माली साल में औसतन महंगाई 10.78% रही है, जो कि गुज़िश्ता 8 साल की महंगाई की बुलंद तरीन सतह है। जबकि इससे पीछे माली साल में औसतन महंगाई की शरह 6.8% रिकॉर्ड की गई थी। हर घर की बुनियादी जरूरत आटे ही की बात करें तो एक साल में आटे का 20 किलो का थैला 204 रुपए तक महंगा हुआ और उसकी कीमत 844 रुपए से बढ़कर 1048 रुपए हो गई है। एक साल में चीनी 8 रुपए 89 पैसे फी किलो महंगी होकर 72.03 रुपए से बढ़कर 80.82 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चाय की फी किलो कीमत में 100 रुपए और घी की फी किलो कीमत में 50 रुपए तक का इजाफा हुआ, जबकि दाल मूंग की फी किलो कीमत में 92 रुपए और दाल माश की फी किलो कीमत में 68 रुपए का इजाफा हुआ है। महंगाई के इस तूफान पर आज हम बात करेंगे जो थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे जी। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं इफ्तिखार अहमद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर बताइएगा, जो हमारे हुकूमती नुमाइंदगान हैं वो तो मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई हो रही है या सिस्टम में खराबियां हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमती इदारे ही पोल खोल रहे हैं। इदारा शुमारियात बता रहे हैं कि 8 सालों की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई रिकॉर्ड की गई है गुज़िश्ता साल। देखें, मैं बहुत खुश हूँ आपने मुझे एक ऐसे मकसद के लिए फोन किया है जिसमें आप और मैं दोनों मुलव्वस हैं और मुतासर होते हैं जी। वरना नॉर्मली तो हम ऐसी बातें करते हैं जिनका आम आदमी से कोई तल्लुक नहीं है। हम कोई रिपोर्टों को डिस्कस कर रहे हैं, रिपोर्ट में 13 सफ़े हैं, 2 सफ़े गैब हैं, 2 सफ़े है या नहीं है, सारा दिन इसी पे बहस होती है। अब लेकिन जिस माश की दाल, मूंग की दाल की आप बात कर रही हैं, जिस चने की दाल की आप बात करेंगे, ये वो हकीकत है जिसको हम इंग्लिश में ग्राउंड रियलिटीज कहते हैं कि आपको इससे वास्ता पड़ता है जी। आपको रोजाना सुबह नाश्ते के वक्त अंडे से वास्ता पड़ता है, घी से वास्ता पड़ता है, जो आप गैस जला रहे हैं चूल्हे पर उससे वास्ता पड़ता है। अगर अब तीनों चीजों की कीमत बढ़ रही है जिस आप वो बता रहे और सही बता रहे हैं, तो मुझे बताइए कि जब हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, हमारे पास रोजगार के जराए कम हो रहे हैं, हमारी मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, और दूसरी तरफ ये जो आप बात बता रही हैं, नताइज में फिर इस सोसाइटी के अंदर खराबी और बढ़ेगी, लूटमार और बढ़ेगी, डाके और बढ़ेंगे, कानून का एहतराम और खत्म होगा। और फिर एक सवाल ये भी उठेगा कि हुकूमत किस मकसद के लिए होती है? ये असेंबलियां, ये पार्लियामेंट, ये गाड़ियां झंडे वाली, ये एयर कंडीशन कमरे, एयर कंडीशन दफातर, ये किस लिए हैं? अगर मुझ गरीब के लिए और मोहल्ले और गली में रहने वाले एक गरीब इंसान के लिए उसकी मदद नहीं कर सकते, और जो काम हमने इनके जिम्मे लगाया है कि बतौर रेगुलेटर्स ये इन चीजों पे काबू पाएं, और अगर ये बतौर रेगुलेटर्स उन चीजों पे काबू नहीं पा रहे, तो फिर अगला सवाल है कि फिर इनकी हुक्मरानी का हक क्या है? ये सबके लिए, ये मैं किसी एक सियासी जमात या एक सियासी आदमी के हवाले से बात नहीं कर रहा। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि सियासी जमातें आवाम के जो हकीकी मसाइल है उनके बारे में खामोश हैं। मैंने नहीं देखा कभी किसी ने इतनी संजीदगी से, जितनी संजीदा शुमारियात की ये रिपोर्ट है, जितनी तफसीलन ये रिपोर्ट है, हर दाल के बारे में, हर चीज के बारे में जिस तरह उन्होंने राय का इजहार किया है, हमारे किसी सियासी आप लीडर को बुला ले, अगर उसको शुमारियात की इस रिपोर्ट में जिन चीजों का नाम आपने लिए, जिन दानों, अगर उसको पता भी हो
उसके मार्केट में रेट क्या है, तो मेरे लिए तो अचंबा होगा। हम हकीकत से दूर जा रहे हैं और ये जुल्म हो रहा है हमारे पे। और बड़े मजे की बात है, जो दाल पैदा करने वाला काश्तकार है उसको इतने पैसे नहीं मिल रहे जो आप बता रहे हो। काश्तकार को तो बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा। जो मिडिल मैन है, जो आड़ती है, जो दुकानदार है बैठा हुआ, उसने ही पैसा सारा कमाना है, वो ही हमें चीट कर रहा है। तो जितनी भी फिर वो कवानीन है वो किधर हैं? ये मजिस्ट्रेट किधर हैं? कैप्टन कमिश्नर क्या कर रहा है? कमिश्नर क्या कर रहा है? अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं है तो साफ कह दें कि जी ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ताकि लोगों को पता लग जाए कि अगर इनकी जिम्मेदारी नहीं है फिर लोग खुद फैसले करेंगे। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि हमारी हाथ में कम से कम एक ऐसी रिपोर्ट तो दी है जो हकीकत में मबनी है। तो पीपल्स पार्टी ने सर आपने सारी बातें ठीक कही और मसाइल भी बताए, तो हमारे जो हुकूमती अहलकार हैं, जो नुमाइंदगान हैं, उनको ये मसाइल क्यों नहीं दिखाई देते? जबकि जब वोट लेने होते हैं, जब उन्होंने गवर्नमेंट में आना होता है, तो इन सब मसाइल का उनको बाखूबी पता होता है, हल क्यों नहीं निकाला जा रहा? बेटे बात यह है कि वो एक लफ्ज बोलते हैं, हम इक़्तिदार में आएंगे तो महंगाई खत्म कर देंगे। वो सिर्फ एक जनरलाइज, इसको हम कहते हैं जनरलाइज स्टेटमेंट, एक आम सा एक बयान होता है। इसकी तह में वो कभी भी नहीं गए। जब वो कह रहे हैं ना कि अगर आज भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कुछ करे, कहे कि हम महंगाई के खिलाफ हैं, तो अगर तेज रिपोर्टर हो तो क्या सर एक मिनट ठहरिएगा, क्या आपको पता है कि आज मार्केट में चीजें क्या भाव मिलती हैं? वो 2 या 3 चीजों की बात करेगा सुनी सुनाई की, चौथी चीज का उसको इल्म नहीं होगा। मैंने कहा ना सुबह नाश्ता बनता है, आपको गैस चाहिए, आपको थोड़ा सा ऑयल चाहिए, आपको अंडा चाहिए, आपको अंडे के लिए मिर्च चाहिए, आपको गरम मसाला चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपको गिना दी हैं एक अंडे के बनने के अंदर। ये तमाम चीजें अगर आप इस रिपोर्ट को देख लें तो पिछले साल और उससे पिछले साल और उससे पिछले साल उससे पिछले साल के मुकाबले में बहुत महंगी है। जबकि पैसे का ये हाल है कि मेरा जो 100 रुपया बैंक में पड़ा है वो अपनी इनकी जो खादबाजारी है उसकी वजह से उसकी कीमत 70 रुपए रह गई है। बिल्कुल, तनख्वाहें मेरी नहीं बढ़ रही। मैं उसी तनख्वाह में गुजारा कर रहा हूँ जो मुझे 2, 3, 4 साल पहले मिली। जितने फीसद ये आप बता रहे हो महंगाई बढ़ी है, क्या इतने फीसद हमारी तनख्वाह में इजाफा हुआ है? जवाब नहीं। तो बात यह है कि हुकूमत का, मैंने तो साफ कहा, हुकूमत का मकसद ही होता है अवाम के इश्यूज के ऊपर फैसले करना, कानून साजी करना और उस पर अमल करवाना। सर मैं कानून बना के किताबों में नहीं रखना है। सर मुझे ये बताइए कि जब हम हुकूमती नुमाइंदगान से इसकी बात करते हैं, वो मुसलसल तनकीद करते हैं कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में ये हुआ, इतने सालों के बिगाड़ हैं, एकदम से ठीक नहीं हो सकता। सर बीइंग अ एनालिस्ट मुझे ये बताइए कि क्या 2 साल जो पीटीआई गवर्नमेंट के गुजरे हैं इसमें बहुत कुछ तब्दील ना होता, लेकिन क्या कुछ बेहतरी तो आ सकती थी, या फिर अभी मुमकिन नहीं है? ठीक कहते हैं 100% मुमकिन है अगर नीयत में सफाई हो और अगर हम हुक्मरानी करना चाहते हैं। अगर हमारा मसला गुर्बत में कमी, महंगाई पर काबू और इंसाफ को देना है तो कोई चीज हमारे रास्ते में रुकावट नहीं है। आप हुक्मरान हैं, सिस्टम आपके पास है, चीफ सेक्रेटरी आपका है, सेक्रेटरी फूड आपका है, सेक्रेटरी उसके नीचे कमिश्नर आपके हैं, डिप्टी कमिश्नर आपके हैं, उसके नीचे मजिस्ट्रेट नीचे उसके आपके पास है, मजिस्ट्रेट से नीचे भी अमला है वो आपके पास है। अब आप ये जवाब अगर सवाल ये करेंगे तो वो कहेंगे हम तो कोरोना से लड़ रहे हैं, तो अगला से जवाब देंगे ये अभी तो टिड्डी दल से हमारा मुकाबला हो रहा है। पर टिड्डी दल से मुकाबला करने के लिए भाई एक महकमा मौजूद था, कागजात में पढ़ लो, उनका पैसा जो देते हैं उनको उनका काम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कोरोना को आए तो तकरीबन कोई 3-4 माह हुए हैं, लेकिन उससे पहले भी हालात ठीक नहीं चल रहे थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब हैं, मुशीर हैं वज़ीर आला बराए मुआशी अमूर के। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी इदारा शुमारियात की जानिब से जो गुज़िश्ता साल की रिपोर्ट पेश की गई है, 10.78% महंगाई रिकॉर्ड हुई है, जो कि गुज़िश्ता 8 सालों में सबसे ज्यादा सतह पर पहुंच चुकी है। जी, आपको मालूम है कि ये पिछले साल क्या क्या इवेंट्स थे, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे मुल्क में क्योंकि एक IMF प्रोग्राम है जिसकी जो वजह है, 2 वजहों से वो IMF प्रोग्राम हमें करना पड़ा। एक जो थी वो करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको हम कहते हैं कि जो आपका
ज़र मुबादला का खसारा था वो तकरीबन 20 अरब डॉलर का था, और दूसरा हमारा जो बैरून मुल्क कर्जे थे वो तकरीबन 100 अरब डॉलर के थे। और इसलिए जब हम IMF के पास गए हैं तो उन्होंने बड़ी सख्त कंडीशंस लगाई हैं, और उसमें एक कंडीशन ये है कि आप एक्सचेंज रेट जो है, जो डॉलर जो है वो रुपयों में उसकी कितनी कीमत है उसको आप मार्केट के मुताबिक छोड़ेंगे। और उसके छोड़ने से आपको पता है कि रुपए की कीमत जो है 100 रुपए पर डॉलर से अब हो गई है 165 रुपए एक डॉलर का, यानी कि उसकी जो कुव्वत खरीद है रुपए की वो बहुत बुरी तरह से गिरी है। डॉक्टर साहब, और ये चीज जो नहीं, मेरी बात जी, ये जो होता है इस तरह से उसका फिर एक इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे आता है, और इन्फ्लेशन में ये इम्पैक्ट जो है ये 8-9 महीने इसका रहता है। और अगर आप जो शुमारियात के नंबर्स हैं उनको देखें तो पूरे साल की एवरेज 10.5% है, लेकिन अगर एक माह की एवरेज देखें जून से जून, पिछले साल के जून और आज के जून में, तो वो तकरीबन 8% के करीब है। तो डायरेक्शन इसकी अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे होगी, जैसे जैसे ये एडजस्टमेंट जो है इसकी होती चली जाएगी। और यहाँ पे 2-3 और चीजें भी हैं जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन करती हैं। सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको बता दी। दूसरी बड़ी बात जो है कि पाकिस्तान की जो सप्लाई चेन्स हैं, इसमें बिजली बहुत बड़ी एक सप्लाई चेन है, उसके बाद आपकी खुराक की सप्लाई चेन है। डॉक्टर साहब, सर मेरा सवाल ले लीजिए। सर, ये जो आप हमें बातें बता रहे हैं ये तो हमें गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी हमने सुनी, लेकिन PTI को तो अवाम ने इसीलिए मुंतखब किया था, तो उन्होंने कशकोल तोड़ने थे, IMF के पास उन्होंने नहीं जाना था, अवाम को सहूलत देनी थी, बुनियादी ज़रूरियात पूरी करनी थी। ये इदारा शुमारियात वो रिपोर्ट दे रहे हैं जो कि सरकारी निर्खनामे हैं, लेकिन मार्केट में कहीं पर भी सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद नहीं होता, कीमतें उनसे भी कहीं ज्यादा हैं। 2 बातें हैं इसमें। एक तो बात है कि फौजी की हुकूमत IMF के पास उसने हमें बचाया है। वो IMF में जाने का एक ही वाहिद रीजन था कि हमने, जो मैंने पहले आपको बताया, जरा मुबादला के जो डेफिसिट था करंट अकाउंट 20 अरब डॉलर का वो था, और हमने 15 अरब डॉलर वापस करने थे बैरून मुल्क कर्जे। सो आप देखें कि टोटल 35 अरब डॉलर था और आपके पास डॉलर्स नहीं थे, इसलिए आपके पास और कोई रास्ता नहीं था अदर देन IMF। और IMF के ICU वार्ड में जितने साल रहेंगे, ये 3 साल का प्रोग्राम है, तो उसके नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि आपने इतने ज्यादा कर्जे इकट्ठे किए हुए हैं कि उनकी सर्विसिंग अगले 3 साल में होगी। और उसके ऊपर से आप फिर कोरोना का जो मसला है वो भी एक साथ साथ चल रहा है। और तीसरी चीज ये है कि पिछले 10 साल से कोई रिफॉर्म्स नहीं किए गए। अब ये जो निर्खनामे की आपने बात की, गवर्नमेंट के अदारे आपके सामने हैं हर वक्त। कल भी खबरें आप ही के चैनल पे आ रही थी कि कितने गोदामों पे छापे मारे गए और फिर उससे माल जो है वो जो होल्ड हुआ था उसको निकाला गया और कैसे वो मार्केट में आ रहा है। लेकिन ये पूरी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है और उस पे अब PTI की गवर्नमेंट काम कर रही है। और ये कोई आसान रिफॉर्म्स नहीं है, ये भी बहुत मुश्किल रिफॉर्म्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत से माफियाज हैं जिन्होंने एक पिछले निजाम में वो काम कर रहे हैं और वो बदलना नहीं चाहते। और उस निजाम बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और डॉक्टर सलमान शाह साहब ने भी, जैसे PTI के दीगर हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी जानिब से मुसलसल चीनी की बात कर लें तो उसमें माफिया सुनाए जाते हैं, रेलवे की बात कर लें तो उसमें माफिया सुनाए जाते हैं। डॉक्टर साहब भी बता चुके हैं कि महंगाई में भी माफियाज मुलव्विस हैं। तो PTI गवर्नमेंट तो इसीलिए आई थी कि इन माफियाज को खत्म करना है, तो फिर वो माफियाज कब खत्म होंगे? हर बंदे के जहन में अभी तक यही सवाल है जिसका जवाब अभी तक हम लोगों के पास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जो कुछ बात करेंगे उन इदारों के हवाले से जो कि बनाए जाते हैं हमारी और आपकी मदद के लिए। लोगों को किसी भी मुसीबत से बचाने के लिए कुछ हुकूमती इदारे बनाए जाते हैं। लोगों को मुश्किलात से बचाने के लिए और किसी भी इमरजेंसी में
फौरन मदद के लिए ये हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन हमारे माशरे के कुछ नामुनासिब रवैयों ने इन फलाही इदारों की हेल्पलाइंस को भी मजाक बनाकर रख दिया है। तहकीकात के बाद पता चला है कि सिर्फ लाहौर में पुलिस हेल्पलाइन जो कि 15 है, उस पर मजमूई तौर पर 3,42,733 कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 80% जाली कॉल्स की गई हैं, जबकि 20% कॉल्स दुरुस्त साबित हुई हैं। तादाद की बात की जाए तो 2.5 लाख से जायद जाली कॉल्स बनती हैं। जाली कॉल्स के सिलसिले में कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 24,853 केसेस बनाए गए हैं। जाली कॉल्स करने वालों के खिलाफ कैसे निपटा जाता है, उसकी सजा क्या होती है, कवानीन क्या होते हैं, जाली कॉल्स के नुकसानात क्या होते हैं, इन तमाम मामलात पर बात करनी है। जी मेरे साथ मौजूद हैं कामरान खान साहब हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं आप, सेफ सिटीज अथॉरिटी से आपका ताल्लुक है। कामरान साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, ये 15 को लोगों ने मजाक बना के रख दिया। जी हाँ, ऐसे ही है जी। जो मेजर चंक ऑफ कॉल्स हमारे पास आ रहा है 15 पे, वो कॉल्स उनको आप फेक कॉल्स कह लें, इरेलेवेंट कॉल कह लें, जो बेसिकली 15 का नंबर है इमरजेंसी कॉल्स के लिए। किसी की कोई इमरजेंसी है और फौरी तौर पे उसको कोई मदद चाहिए या कोई ऐसी जरूरत है, उसमें कंसल्टेशन करनी है हमारे से या पुलिस के महकमे के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है 15 पे। लेकिन इसको लोगों ने जरिया बना लिया है बिला वजह कॉल करने का, तंग करने का, कोई जरूरी बात ना होने का और फिर भी इंगेज करने का, जिससे बहुत कीमती वक्त ज़ाया होता है। और जो लोग इमरजेंसी में कॉल कर रहे होते हैं उनकी लाइन कॉल्स में क्यू में लग जाती हैं उस वजह से, और उसमें रिस्पॉन्स में थोड़ा सा डिले भी हो जाता है। ठीक, कामरान साहब, हमें ये बताइए कि अगर रोजाना की बुनियाद पर हम एक एवरेज निकालें तो सर बताइएगा कि कितनी कॉल्स होंगी जो हर रोज की बुनियाद पर फेक मौसूल होती हैं? डेली बेसिस पे जी 80 to 90% कॉल जो है वो फेक या इररिलेवेंट कॉल कहने, जिसका इमरजेंसी से 15 से कोई ताल्लुक नहीं होता। सही। तो सर, ये खवातीन की ज्यादा कॉल्स होती हैं या फिर मर्द हजरात की ज्यादा कॉल्स होती हैं? इसमें मिला जुला है, लेकिन जी इसमें ज्यादा बच्चों की कॉल्स होती हैं, जो बच्चों के हाथ में मोबाइल या टेलीफोन लग जाता है और उनको इस चीज का पता है कि 15 पे कॉल की जा सकती है और कॉल भी फ्री है। तो ज्यादातर इसमें मोस्टली हमने देखा है कि बच्चों की तरफ से कॉल्स आती हैं, रिपीटेड कॉल्स आ रही होती हैं एक दिन में, जो उसके वो जब तक मोबाइल नहीं है। तो उसमें हमने कुछ तरीकाकार थोड़ा सा अपनाया है, जो हम उनके कॉल्स को, ऐसे कॉल्स को लॉक करते हैं और उनको फिर उनके पेरेंट्स के या घर पे जो है उनको इन्फॉर्म करते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। लेकिन इंतहाई अहम मामला है, खुदारा अगर आप भी इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है तो आज से इसको रोक लीजिए, क्योंकि आपकी वजह से किसी की जिंदगी जा सकती है, किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ खेल के मैदान की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर कोरोना कंट्रोल हो गया, मामला ठीक हो गए, तो फिर दिसंबर में पाकिस्तान में कबड्डी वर्ल्ड कप का इनेकाद हो सकता है। एक अच्छी खबर है यकीनी तौर पर पंजाबियों के लिए और ख़ास तौर पर लाहौरियों के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता सालों में हमने देखा कि कबड्डी मैच को लोगों ने खूब ज़ौक़ और शौक़ से देखा भी और खूब इंजॉय भी किया। बात करेंगे जी, ताहिर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेड कोच हैं आप पाकिस्तान कबड्डी टीम के। वहीद साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर बताइएगा कि कितने % चांसेस हैं कि कबड्डी वर्ल्ड कप हो जाएगा? वर्ल्ड कप तो अभी हुआ है 2020, अभी इसी साल ये अपना प्राइम मिनिस्टर कप होगा, जो दिसंबर में होगा या मार्च में। सही। ताहिर साहब, प्लानिंग क्या है इस हवाले से? प्लानिंग तो हमारी अलहमदुलिल्लाह अभी तो कोरोना चल रहा है और कोरोना की गाड़ी के लिए हमारे खिलाड़ी भी हमारी जो कर रहे हैं। तो ये वर्ल्ड कप तो अभी हुआ है इसी ईयर में, तो ये अपना CM के नाम पे हो रहा है कप, उसमें वो 4 टीमें जो है वो जो टॉप 10 टीमें वो बनेगी उसमें, तो उसका प्लान हो रहा है। कबड्डी के हवाले से टूर्नामेंट्स का प्लान किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में दूसरे ममालिक के टीम्स को पाकिस्तान में मदऊ किया जाए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता खेलों की एक्टिविटीज़ को दोबारा से बहाल किया जाए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, कल सुबह इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रख, अल्लाह निगहबान।